क्या हुआ अगर कल को तमाम पुराने कांग्रेसी लौटकर अपने दल को छोड़कर कांग्रेस में वापस आ जाएं? दरअसल देश की राजनीति इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। देश की राजनीति लगातार राष्ट्रीय दलों की ओर केंद्रित होती जा रही है और राष्ट्रीय दलों के बीच में लगता है कि आने वाली लड़ाई अब देश में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो क्षेत्रीय दलों के लिए कह सकते हैं कि खतरे का अलर्ट है एक तरीके से। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबर चल रही थी। अब महाराष्ट्र से खबर आने लगी है कि शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। और याद रखिए कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी और शरद पवार की पार्टी दोनों में बड़ा फर्क है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे कि कौन है वो जो कांग्रेस में एनसीपी के विलय के लिए नेतृत्व कर रहा है और क्या एनसीपी की शर्तें हैं, शरद पवार की चाहत क्या है, कांग्रेस का इस विषय पर क्या कहना है और बाकी महाराष्ट्र और बंगाल की जो राजनीति है दोनों में क्या फर्क है। सियासी पिच में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तमाम राजनीतिक खबरों को लेकर, राजनीति से जुड़े विश्लेषण को लेकर मैं आप सबके बीच हाजिर होता रहा हूं। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच मौजूद हूं। महाराष्ट्र की सियासत और राष्ट्र की सियासत दोनों को एक करके देखा जा सकता है अभी जो वर्तमान में माहौल है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए, टीएमसी की हार हुई, टीएमसी में कई टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, 3 टुकड़े भी कह सकते हैं। अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी, 1999 का वो दौर था जब सोनिया गांधी का पदार्पण भारत की राजनीति में हुआ था, कांग्रेस में हुआ था। शरद पवार को यह नागवार गुजरा था। शरद पवार ने कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाई और अपनी अलग पार्टी एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सियासी रास्ते को देखे, सियासी सफर को देखे तो शरद पवार की पार्टी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही रही। कई लोग ये कहते थे कि जब गठबंधन में ही रहना है, कांग्रेस के साथ ही रहना है या रहना था, तो फिर ये पार्टी को अलग करने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ जो एनसीपी का एक गुट है वो कह रहा है कि या तो भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ, नहीं तो मिटना, अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल आपके सामने है। शिवसेना महाराष्ट्र की ही पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसका हाल आपके सामने है। ओडिशा में बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, उनका भी हाल आपके सामने है। और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उनका हाल भी सामने है। दरअसल जो विलय की तैयारियां हैं वो पूरी हैं। मीडिया में जो खबरें हैं वो फिल्टर होकर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि पहले जो शिवसेना के बाद जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो अपनी पार्टी के भीतर सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। पहले पार्टी के भीतर सहमति बनेगी, पार्टी के जो संगठन के नेता है, पार्टी के जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, पहले उनके स्तर पर सहमति बन जाएगी महाराष्ट्र के भीतर। फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर, समझिए इस बात को, महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार की पार्टी अपने भीतर पहले सहमति बनाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ उनकी सहमति बनेगी, तब मामला राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, यानी कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तक ये मामला जाएगा। कांग्रेस अभी बेपरवाह है। कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा चहलकदमी नहीं देखी जा रही है शरद पवार की पार्टी के विलय को लेकर के, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में भी अब वो बहुत मजबूती नहीं बची है। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ ऐसी ही घटना जो है हो रही है। ममता बनर्जी वाली बात पे भी आपके बीच आएंगे। आपको बताते कि अगर महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस का विलय होता है, इनकी ताकत महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के अलावा भी छिटपुट इनके कई नेता दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन जो शरद पवार की सबसे बड़ी ताकत है वो महाराष्ट्र में है। जाहिर तौर पर कांग्रेस में विलय होगा तो महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो स्थिति है, तो कांग्रेस विपक्षी इंडिया ब्लॉक जो है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें दूसरे नंबर की पार्टी है। आपको बता दें, विपक्ष अगर बात कर लें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 20 एमएलए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, खड़गे और राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस के 16 एमएलए हैं और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 10 एमएलए हैं।
यानी कि जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक है उसमें कांग्रेस का स्थान दूसरा है। विलय हो जाएगा तो 16 और 10 26 एमएलए हो जाएंगे और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत की राजनीति में इन दिनों बड़ा गेम हो रहा है। यह गेम कांग्रेस कर नहीं रही है। वो कहते हैं कि जब समय बलवान होने वाला होता है तो सारी चीजें अपने आप एक एक कर ठीक होती चली जाती है। कांग्रेस की सियासत को देखें तो बहुत टुकड़े हुए हैं इस देश में। कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पर देश के बंटवारे का आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस का जितना बंटवारा हुआ उतना किसी दूसरे दल का होता तो वो समाप्त हो जाता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा है कि इतने बंटवारे होने के बावजूद, इतने टुकड़े होने के बावजूद कांग्रेस आज भी खड़ी है। ये बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब देश में मोदी युग की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो कांग्रेस के न जाने कितने नेता छोड़कर भाग गए बीजेपी में। कई पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, कई सांसद चले गए, कई केंद्रीय मंत्री जो लोग थे यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में, वो चले गए। कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाके सीएम बने हुए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस डटी हुई है, कुछ तो बात है। और राहुल गांधी ने तो बाकायदा भविष्यवाणी कर दी है। 1 साल का वक्त मोदी सरकार को उन्होंने दिया है। खैर, जो बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसका फायदा ओवरऑल कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस के वोट बैंक का इतना विभाजन हुआ और धीरे धीरे जब सब लोग साथ आ रहे हैं तो कांग्रेस तो मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, किन कारणों से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारी बातें जो कही नहीं जाती वो आप खुद समझ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी भी विशेष कृपा लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर। कम से कम हम तो मीडिया के लोग हैं, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप तो सब समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का विलय क्यों नहीं हुआ। देखिए, टीएमसी भी ठीक एनसीपी की तरह कांग्रेस से निकलकर ही आगे आई थी, लेकिन टीएमसी की विचारधारा के मामले में शून्य रही। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से शुरुआत की राजनीति की, कांग्रेस से अलग हुई और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार उन्होंने केंद्र में चलाया अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। जो बंगाल में बीजेपी के लिए जो बैटल ग्राउंड था उन्होंने तैयार कराया और आज उनके साथ जो हो रहा है, कोई विचारधारा नहीं थी। जो लोग ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे थे वो सिर्फ सत्ता वाले लोग थे। सत्ता की आड़ में जो लूटपाट, जो अराजकता जो बंगाल में मचा हुआ था, वही लोग थे। और अब दो तरह की स्थिति हो गई है। बंगाल में जो वैचारिक तौर पर सेक्युलर लोग हैं, जो वैचारिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ हैं, उनका रुझान अब कांग्रेस की तरफ है। हालांकि एक जो फोर्स है वहां सीपीएम भी है, मतलब वाम दल, उनके साथ भी एक मोर्चा है, कांग्रेस के साथ भी है। और जो लोग सत्ता वाले साथी थे वो बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं, और जिनको सत्ता से मतलब नहीं, विचार से मतलब है, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो जो बदनामी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की हुई थी, उसको देख करके ही कांग्रेस ने अभी अपने कदम रोक रखे हैं, कम से कम बंगाल में। लेकिन वहां भी कांग्रेस के लिए अपार संभावनाएं हैं। जगन मोहन रेड्डी की भी बात कर लेते हैं। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही निकल कर आए थे। उनके पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा किया। वो हर कदम पर बीजेपी के साथ रहे, वो एनडीए के साथ रहे ना रहे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में हर बिल पर, हर प्रस्ताव पर बीजेपी का साथ दिया। आज विपक्ष की भूमिका में भी वो नहीं बचे हैं आंध्र प्रदेश में। और कांग्रेस ने क्या किया है, राजशेखर रेड्डी की विरासत में ही दो फाड़ कर दिया है। राजशेखर रेड्डी जो दिवंगत मुख्यमंत्री थे, उनकी विरासत पर ही जगन मोहन रेड्डी राज कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब जो है कांग्रेस ने उन्हीं की बहन शर्मिला रेड्डी को कमान सौंप दी है आंध्र प्रदेश की। अब कमजोर हो चुके जगन मोहन के पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माहौल कांग्रेस का बन रहा है। सत्ता में बीजेपी है, 2029 में चुनाव होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन एक मजबूत विपक्ष, प्रभावशाली विपक्ष और मजबूत कांग्रेस जो लोग इस देश में देखना चाहते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कांग्रेस एक एक कर मजबूत हो रही है। धीरे धीरे देखिए माहौल क्या बनता है। और सत्ता विरोधी लहर भी तेज है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, चंदा विवाद, वो आपके सामने है। नीट परीक्षार्थियों का मामला भी आपके सामने है।
किसान भी संतुष्ट नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारत के रेलवे की दुर्गति देख लीजिए। हम यातायात पर आते, परिवहन क्षेत्र पर, उसकी दुर्गति देख लीजिए क्या है। लोग कैसे यात्रा करने को मजबूर हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग रेलवे में यात्रा कर रहे हैं। ये 12 साल की सरकार में लोगों को दिख रहा है। बाकी पेट्रोल में एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, जो आपके गाड़ी के माइलेज पर असर डाल रहा है, वो भी आपके सामने है। एआई इस देश में आया है, लगातार छटनी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी पहले से और आगे बढ़ेगी। तो सरकार के खिलाफ भी माहौल है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, तो देखते रहिए आगे क्या हो रहा है। धैर्य रखिए, संयम रखिए। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।